आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 9 जिसका टाइटल है प्रथम साम्राज्य का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसके सवाल को हल करने वाले हैं। यदि आप इस चैप्टर से रिलेटेड रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यदि आप इतिहास को समझते हुए सीखना चाहते हैं, कंसेप्ट बेस्ड स्टडी चाहते हैं, या किसी भी अन्य विषय को, अदर सब्जेक्ट को आप कंसेप्ट बेस्ड स्टडी चाहते हैं, रटना नहीं चाहते, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आकिब जावेद अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए अब जो है सवाल को हम हल करते हैं, शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से आपको क्या करना है कि एक ऑप्शन का चुनाव करना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 विकल्प दिया हुआ है, उसमें से आपको एक ऑप्शन का चुनाव करना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सम्राट अशोक कहां का शासक था। तो एक चीज जान लीजिए कि सबसे पहले कि सम्राट अशोक जो था वो मगध का शासक था। यह चीज जान लें, लेकिन इतना जान लेने से सिर्फ आपका काम चलने वाला नहीं है। दरअसल आपको मगध साम्राज्य के बारे में कुछ सीखना होगा और अशोक सम्राट के बारे में भी कुछ जानना होगा। तो थोड़ी सी हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं, उत्तर वैदिक काल से आगे बढ़ते हैं, तो जन से अब जनपद जो है सामने आए। जन जो है एक छोटा सा इलाका होता था, जनपद उससे बड़ा इलाका हो गया और आगे चलकर महाजनपद हुआ। यानी कि महाजनपद जो था इस जन और जनपद से भी ज्यादा बड़ा इलाका था, यानी कि ये एक क्षेत्र जो होता था बड़ा होता था। उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में कब, तो आज से 2500 साल पहले, आज से 2500 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में 16 महाजनपद हुए। 16 महाजनपद थे। उनमें से एक महाजनपद था मगध। मगध जो था इन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था, और आगे चलकर मगध जो हुआ इन 16 महाजनपदों में, या हम कह सकते हैं कि भारतीय उप में सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में सामने आया और आगे चलकर लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मगध साम्राज्य का शासन चला। यह मगध साम्राज्य, उस मगध साम्राज्य की बात कर रहे हैं जो आज से 2500 साल पहले महाजनपद था, और उससे आगे बढ़ते हुए ये सिर्फ महाजनपद नहीं, बाकी सारे महाजनपदों को अपने अंदर करके एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव डाली। जब 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था, तो इस मगध राज्य से 2 नदियां होकर गुजरती थी, एक सोन और दूसरी गंगा, और इसके वजह से ये इलाका जो है काफी उपजाऊ हुआ करता था। अब क्या करते हैं, अब मगध साम्राज्य के बारे में हम जान गए हैं। अब मगध साम्राज्य के कुछ राजाओं के बारे में सीखते हैं कि इस समय के कुछ राजा कौन थे। तो इस समय के जो राजा थे, यानी कि मगध के जो राजा होते थे ना, वो काफी शक्तिशाली होते थे, या कहा जा सकता है कि उस समय के राजाओं में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते थे। इनमें पहला नाम जो लिया जा सकता है वो है बिंबिसार का। बिंबिसार, इसने जो है मगध साम्राज्य को पहचान दिलाई। उसके बाद अजातशत्रु का नाम लिया जा सकता है। ये सब मगध साम्राज्य के योग्य सम्राट थे, राजा थे। अजातशत्रु के बाद उदयन, उदयन ने क्या किया, पटना को मगध साम्राज्य का राजधानी बनाया। उदयन के बाद हम कह सकते हैं कि धनानंद एक शक्तिशाली राजा था। उसके बाद हम ऐसा नाम सुनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य यह भी मगध साम्राज्य का ही, चंद्रगुप्त मौर्य भी मगध साम्राज्य का ही शासक था, राजा था। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता हुआ वही अशोक सम्राट, जैसे कि महान अशोक सम्राट लिखना ठीक रहेगा, महान अशोक सम्राट बना, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, या बिंदुसार का बेटा चंद्रगुप्त मौर्य का पोता महान अशोक सम्राट था। और कहाँ का यह शासक था, तो ये मगध साम्राज्य का शासक था, और इसने भारतीय उपमहाद्वीप का, इसका शासन जो है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक फैला हुआ था। तो इस तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा कि महान अशोक जो था, यानी कि सम्राट अशोक कहाँ का शासक था, तो मगध का शासक था। और आपसे कुछ नाम पूछे कि और भी राजाओं का नाम बताइए मगध साम्राज्य का, तो बता दीजिए बिंबिसार, अजातशत्रु, धनानंद, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। ठीक है।
अब आपको कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी मगध साम्राज्य के बारे में और अशोक सम्राट के बारे में। अब हम जो है आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर ख को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ख में क्या पूछ रहा है कि किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? तो सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म ने प्रभावित किया, और बौद्ध धर्म के प्रचारक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध के विचार, या हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के विचार जो है अशोक सम्राट को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। उसके बाद अशोक ने एक धम्म का विचार जो है प्रस्तुत किया। धम्म क्या होता है ना, धम्म जो है धर्म से ही निकला हुआ एक वर्ड है। धर्म संस्कृत का शब्द है, जबकि धम्म जो है प्राकृत भाषा का शब्द है। असल में अशोक का जो समय था ये आज से 2500 साल पहले इस भारतीय उपमहाद्वीप में जो भाषा बोला जाता था उसे हम प्राकृत भाषा कहते हैं। तो धर्म संस्कृत का शब्द है और उस समय बोले जाने वाली जो भाषा है उसका शब्द है धम्म। उसने धम्म का विकास किया और इसका जो है प्रचार प्रसार किया। और ये किससे प्रेरित था? तो ये बौद्ध धर्म से प्रेरित था और महात्मा बुद्ध के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित था, उनके उपदेशों से प्रभावित था। धम्म के बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस चैप्टर का जो रेगुलर क्लास है, इसमें तो हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो इस चैप्टर का जो रेगुलर क्लास है उसके अंतर्गत धम्म को काफी विस्तार से पढ़ाया गया है, उसको समझाया गया है। आप जाकर वहां से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर समझ सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर ग को सॉल्व करते हैं। अशोक के साम्राज्य में प्रशासन का उच्च पदाधिकारी होता था, आपको बताना है। तो अशोक के साम्राज्य में प्रशासन का उच्च पदाधिकारी जो होता था वो अमात्य था, ठीक है। लेकिन और भी कुछ दिया हुआ है, उसको समझ लेते हैं। जैसे ग्रामिक, यहाँ पे ग्रामिक दिया हुआ है। दूसरा जो दिया हुआ है समाहर्ता, ठीक है, और पुरोहित, और चौथा अमात्य। ग्रामिक का सीधा सा मतलब जो है ग्राम का मुखिया। ग्राम का जो मुखिया होता था या ग्राम का जो प्रधान होता था, उस समय ग्राम का प्रधान जो होता था वो ग्रामिक कहलाता था, या गांव का मुखिया। समाहर्ता क्या होगा? तो राजस्व जो वसूलने वाला, राजस्व वसूल करने वाला, यानी कि वे अधिकारी जो टैक्स वसूलते थे उनको समाहर्ता कहा गया है। टैक्स वसूलने वाले रेवेन्यू ऑफिसर जो होते थे वो जो है समाहर्ता कहेंगे। पुरोहित असल में राजा को क्या करते थे कि धार्मिक कार्यों में सहयोग करते थे, है ना। और अमात्य जो थे ये कहा जा सकता है कि उस समय के मंत्री थे और सबसे उच्च पदाधिकारी होते थे। राजा जो है अपने राज परिवार के सदस्य और इन्हीं अमात्य के सहयोग से अपना प्रशासन चलाता था। जिस तरीके से आज हमारे यहाँ मंत्री होते हैं, सेंटर के मंत्री होते हैं, स्टेट के मंत्री होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की सहायता से पूरे देश को चलाता है और मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की सहायता से एक स्टेट को चलाता है। ठीक उसी तरीके की व्यवस्था थी, यानी राजा जो है इन अमात्य के सहयोग से उस राज्य को चलाता था। तो यहां से आप समझ गए होंगे ग्रामिक का मतलब क्या हुआ, समाहर्ता, पुरोहित या अमात्य का मतलब क्या हुआ। ये चीजें क्वेश्चन आपको फिर से बता दें कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, 6 क्लास के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ तक कि यूपीएससी तक इस 6 क्लास से उठाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाएंगे और अधिकांश लोगों को इसका जवाब नहीं आता है। चलिए घ, और कहा जा सकता है कि इस क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन नंबर घ है ना। आप सब सुने होंगे इसके बारे में। किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया? अशोक पहले जो था ना बड़ा प्रतापी राजा था, युद्ध करता था। ऐसा सुनने में आता है कि इसने अपने 99 भाइयों को कत्ल किया, उसके बाद ये राजा बना। यानी राजा बनने के लिए अपने 99 ब्रदर्स का कत्ल किया, उसके बाद ये राजा बना। लेकिन बाद का अशोक राजा बनने के टाइम में या राजा बनने के कुछ बाद
और राजा बनने के यानी कि एक युद्ध जीतने के बाद, कलिंग का युद्ध था, उसको जीतने के बाद का अशोक अलग है, व्यक्ति में बदलाव आता है। ठीक उसी तरीके से सम्राट अशोक ने एक युद्ध लड़ा जिसे हम कलिंग का युद्ध कहते हैं। किस युद्ध को? कलिंग का युद्ध कहते हैं। आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया। तो कलिंग का युद्ध से पहले का अशोक दूसरा अशोक था, और अशोक यानी कि कलिंग के जीतने के बाद का अशोक दूसरा अशोक हो गया। तो इस बारे में हम समझते हैं। दरअसल सम्राट अशोक कहता है, अपने अभिलेखों में कहता है सम्राट अशोक कि राजा बनने के, खुद बताता है कि राजा बनने के 8 साल बाद, राजा बनने के 8 साल बाद क्या होता है कि अशोक राजा बनने के बाद 8 साल बाद अशोक सम्राट, एक राज्य था जिसे हम लोग कलिंग कहते हैं, और आज का ये उड़ीसा का इलाका है। उड़ीसा का कौन सा इलाका है? तो तटवर्ती इलाका है, यानी कि समुद्र से सटा हुआ जो एरिया है उसके बारे में बात हो रहा है। तो कलिंग आज का उड़ीसा का इलाका है। सम्राट अशोक कहता है कि जब मैंने यहाँ पे राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग पर युद्ध किया और इसको विजयी किया, यानी जीत लिया। किसको? कलिंग को जीत लिया। लेकिन इस युद्ध में काफी बड़े मात्रा में जान माल की खर्चा हुई, 1 लाख लोग मारे गए। खुद अशोक बता रहा है कि 1 लाख लोग मारे गए इस युद्ध में, और आगे कहता है कि 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। इस युद्ध में इतना तबाही हुआ कि इसको देखकर, इस खून खराबा को देखकर अशोक सम्राट का दिल पिघल गया, और वो दुख, यानी कि उसका मन जो है था वो दुख से भर गया, परेशान हो गया कि एक राज्य के लिए, कुछ क्षेत्र को जीतने के लिए, कुछ क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाने के लिए क्या इतने लोगों का बलिदान देना, सेक्रीफाइस करना, ये ठीक है? या किस तरीके का बात हुआ कि राजा एक युद्ध जीतने के लिए लाखों लोगों की जान लेता है? और लाखों लोग कौन लोग होते हैं? तो दरअसल इसमें अधिकांश जो है अच्छे लोग होते हैं, किसान होते हैं, उनके मित्र होते हैं, पशुपालक होते हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मण होते हैं और श्रमण होते हैं, बच्चे होते हैं। तो सम्राट अशोक ये युद्ध, कलिंग का युद्ध जीत तो गया, लेकिन जीतने के बाद उसका हृदय जो है, हार्ट जो है, वो पिघल गया दुख देखकर, जितने जान माल का नुकसान हुआ। उसके बाद अशोक ने आगे कभी युद्ध ना करने की घोषणा की, और यह भी कहा कि आगे से युद्ध ना किया जाए या ना करने की सलाह दी, और दूसरे किसी को भी युद्ध ना करने की सलाह दी। अभिलेखों में लिखवाया है कि मैंने ये जो अभिलेख है इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आगे आने वाले मेरे बेटे और मेरे पोते वो भी युद्ध ना करें। तो पूरा चीज आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि किस युद्ध के बाद, जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया, तो वो कलिंग ही युद्ध था। आज का वर्तमान का उड़ीसा का ये इलाका है। सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? अब एक चीज आपको यहां से भी समझनी है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अशोक के बारे में आखिर हमको जानकारी कैसे मिलती है? अशोक के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आज से लगभग 200 साल पहले अशोक के बारे में हमें जानकारी नहीं थी। तो अशोक की जानकारी मिलती है हमें अभिलेखों से। अभिलेखों से अशोक के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अभिलेख क्या होते हैं ना? अभिलेख किसी भी हार्ड सरफेस पे, कठोर सतह पर जब उसमें उसको खोद कर कुछ लिखा जाता है तो वो अभिलेख कहलाता है। यानी कि पत्थरों को खोद कर अगर उस पर कुछ लिखा जाए तो वो पत्थर अभिलेख कहलाएगा, या धातुओं को खोद कर उस पर कुछ लिखा जाए तो वो भी अभिलेख कहलाएगा। अशोक सम्राट ने क्या किया कि पत्थरों को खोद कर उस पर लिखवाया अभिलेख, और वही अभिलेख आज हमको प्राप्त होते हैं। ये अभिलेख जो लिखे गए हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, और आज से 200 साल पहले, मात्र 200 साल पहले
यह ब्राह्मी लिपि पढ़ा नहीं गया था, क्योंकि पढ़ने वाला कोई बचा नहीं था। 2500 साल पुराना लिपि था, लिखने का तरीका था, उसको पढ़ने वाला कोई बचा नहीं। आगे चलकर इसी लिपि से बहुत सारे लिपि जो है निकले हुए हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे चेंजिंग आ गए, तो इसको पढ़ा नहीं गया था। लेकिन जब इसको पढ़ा गया, इस ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया, तब जाकर अशोक सम्राट के बारे में जानकारी मिलती है और पता चलता है कि एक राजा भी था जिसका नाम अशोक सम्राट था। और वाकई भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी राजा हुए, कहा जा सकता है कि उन राजाओं में सबसे महान राजाओं में से एक राजा का अगर नाम लेना हो तो वो महान सम्राट अशोक है। अब हमारा सवाल आता है कि ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? तो एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप के ब्राह्मी लिपि के पढ़े जाने के बाद ही हमें अशोक सम्राट के बारे में जानकारी मिलती है और उसके साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बारे में, उसके जो हम कह सकते हैं कि कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिल सकती है। आप अगर अशोक सम्राट के नाम नहीं सुने हैं, उनको नहीं पहचानते हैं, तो आप नोटों पे या सिक्कों पे जो 4 शेरों वाला चित्र देखते हैं, आप अक्सर देखते हैं नोट पे 4 शेरों वाला एक चित्र देखने को मिलता है, या सिक्कों पर भी वो 4 शेर वाला चित्र देखने को मिलता है, पिक्चर देखने को मिलता है। दरअसल वो चित्र जो है एक पिल्लर पे पत्थर को काट कर बनाया गया चित्र है, शेरों का बनाया गया चित्र है, जिसे हम अशोक स्तंभ कहते हैं। वो भी अशोक के द्वारा बनाया गया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, या सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे भी पहले आपसे मैंने पहले भी कहा था कि यदि आप इतिहास को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि अब तक जो है आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। अब इस चैप्टर में आगे दिए हुए सवालों को हम हल करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या करना है। तो इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कर रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों के आगे सही एवं गलत का चिन्ह लगाना है। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, कुछ बातें लिखी हुई हैं, कथन दिया गया है, बताना है कि यह सही है या गलत है, और साथ में यह भी बताना है कि सही कैसे है और गलत कैसे। ये काम मेरा है कि मैं बताऊंगा कि सही कैसे है और गलत कैसे है। पहला आपसे कह रहा है कि तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य के लिए आने जाने का मार्ग था। सबसे पहले तो यह है कि क्वेश्चन ये गलत दिया हुआ है या गलती से गलत प्रिंट हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि उत्तर पश्चिम और मध्य के लिए आने जाने का मार्ग था। तो मध्य के लिए क्या? तो मध्य के लिए 2 चीज हो सकता है, एक तो हो सकता है मध्य एशिया और एक हो सकता है मध्य भारत। हम दोनों में से कोई एक मान लेते हैं। अगर मध्य एशिया मानते हैं तो ये सही है, ऑप्शन जो है सही है। अगर हम मध्य भारत मान लेते हैं तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तक्षशिला जो है आज वर्तमान पाकिस्तान का इलाका है, और पाकिस्तान का इलाका होने की वजह से अब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मध्य एशिया यानी कि ईरान, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, इस एरिया में जाने के लिए, इस क्षेत्र में जाने के लिए ये रास्ता उपलब्ध कराता था। यानी कि तक्षशिला से ही जाकर, तक्षशिला जो था उत्तर पश्चिम में आज का पाकिस्तान का इलाका है। पाकिस्तान के बाद हमको मालूम है कि अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, तो ठीक है हम एशिया मान लेते हैं, मध्य एशिया। तो तक्षशिला जो है ठीक है, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। ये बिल्कुल सही है ना, क्योंकि तक्षशिला जहाँ है, तक्षशिला आज पाकिस्तान में है, पाक का इलाका है, और पाक के आगे क्या है? अफगानिस्तान है, अफगान है, उसके बाद ईरान है, उसके बाद इराक है, सीरिया है। तो ये सारा मध्य एशिया का इलाका कहलाएगा, है ना। ईरान, इराक, सीरिया ये मध्य एशिया में आएंगे। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि तक्षशिला जो है मध्य एशिया जाने का एक रास्ता उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 2, सम्राट अशोक अपने संदेश पुस्तकों में लिखवाए थे। ये गलत है। सम्राट अशोक पुस्तक जो है, सम्राट अशोक अपने उपदेश पुस्तकों में नहीं लिखवाए थे, बल्कि कहाँ लिखवाए थे?
बल्कि ये अपने संदेश अभिलेखों में लिखवाए थे। अभी थोड़ा देर पहले मैंने ये बताया था कि अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख वो लिखित साक्ष्य है, प्रूफ है, रिटन प्रूफ है, जो कठोर सतहों को खोद कर लिखा जाता है। कठोर सतह क्या हो सकते हैं? या कठोर सतह पत्थर हो सकते हैं या धातु के चादर हो सकते हैं। अगर उस पे खोद कर लिखा जाए, गोद कर लिखा जाए, तो वो अभिलेख कहलाता है। और सम्राट अशोक ने क्या किया? किताबें नहीं लिखवाया, बल्कि कई जगहों पर जो है पत्थरों को खोद कर उस पे कुछ ना कुछ लिखवाया है, अपना उपदेश दिया है, अपना संदेश दिया है। तो अशोक जो है अभिलेखों पे लिखवाता था, ना कि पुस्तकों पे। इस हिसाब से ये सेंटेंस जो है गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था, ये भी गलत है। कलिंग के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कलिंग जो है उड़ीसा का तटवर्ती इलाका है। आज का उस उड़ीसा का तटवर्ती इलाका इसे कहा जा सकता है। और इस कौन सा जगह है? तो कलिंग उड़ीसा का इलाका है, तटवर्ती इलाका। इसी कलिंग पे सम्राट अशोक के द्वारा अटैक किया गया था, आक्रमण किया गया था और इस कलिंग को जीता गया था। और कलिंग को जीतने के क्रम में 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, काफी खून खराबा हुआ, जान माल का नुकसान हुआ। इससे अशोक सम्राट को काफी ज्यादा दुख हुआ और उसने इरादा किया कि आगे भविष्य में वो कभी युद्ध नहीं करेगा और धर्म का पालन करेगा। तो इस हिसाब से आप देख पाते हैं कि कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम नहीं था। कहाँ का प्राचीन नाम? तो हम कह सकते हैं कि ये उड़ीसा का प्राचीन नाम था या उसका तटवर्ती इलाका का प्राचीन नाम था। तो इस हिसाब से गलत है। ठीक है, अब आते हैं अशोक के धम्म में पूजा पाठ करना अनिवार्य था, ये भी गलत है। अशोक जिस धम्म का विकास किया और जिस धम्म का प्रचार प्रसार किया उसमें कर्मकांड शामिल नहीं थे। और वो कहता था कि पूजा पाठ अनिवार्य नहीं है, यज्ञ करना अनिवार्य नहीं है, पशु बलि देना अनिवार्य नहीं है। करना क्या है? तो करना ये है कि अपने से बड़ों का आदर करना है ना, धर्म का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है। इस तरीके की बातें वो कहा, यानी कि दूसरे लोगों के लिए आप जिस तरीके से जानवरों की हत्या नहीं करना है, इस तरीके की बातें उसने कहा। लेकिन पूजा पाठ करना, वो बोला कि पूजा पाठ करना जरूरी नहीं है। यज्ञ करने से हो सकता है कि कुछ लाभ मिले, लेकिन उस संसाधन का अगर कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं तो बेशक उसका बेनिफिट जो होगा, लाभ जो है ज्यादा होगा। तो उसके धर्म में पूजा पाठ करना शामिल नहीं था, वो इसे कर्मकांड मानता था। किसी भी तरीके के अनुष्ठान को, यज्ञ को वो कर्मकांड मानता था। ठीक है, अब सवाल आता है कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, यह सही है। अब इसको समझते हैं। इसको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी समझाया था कि अशोक सम्राट किताबों में अपने संदेश उपदेश नहीं लिखवाए, बल्कि पत्थरों को खुदवा कर अभिलेखों पे अपने संदेश या उपदेश या अपने आदेश लिखवाए हैं। लेकिन चूंकि ये लिपि जो है आज से 2500 साल पुराना है, बहुत पुराना होने की वजह से कोई पढ़ने वाला नहीं था। न पढ़ने की वजह से अशोक के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप, उसने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा और तब जाकर हमें अशोक सम्राट के बारे में पता चला और उसके अभिलेखों में जो भी चीज लिखा हुआ है उसके बारे में हमको पता चला। तो आपसे पूछे कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, तो ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जेम्स प्रिंसेप ही वो व्यक्ति है जो सबसे पहले सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। अब आते हैं आगे के सवाल में। अशोक के प्रशासन में प्रांतों को जिलों में बांटा गया था, यह भी सही है। अशोक का जो शासन था ना, उसमें उसके जो प्रांत थे, जो स्टेट थे, स्टेट यानी कि प्रांत जो थे, इसको जिलों में बांटा गया था, जिलों में। और इन जिलों को स्थानिक कहा जाता था, स्थानिक कहा जाता था। यही चीज हमसे पूछ रहा है कि जिलों को कहाँ, तो जिलों में बांटा गया था जिसको स्थानिक कहा जाता था। फिर जिलों को जो है ग्राम में भी बांटा गया था, ग्राम में भी, गांव में भी बांटा गया था। तो देख रहे हैं कि अशोक के प्रशासन में प्रांतों को जिलों में बांटा गया था, ये उत्तर सही है। फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है
कि यदि आपने अब तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसको अपने दोस्तों में शेयर करें। अब हम आज के वीडियो के नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं और इसमें देखते हैं क्या करना है कि आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। आपको सिर्फ एक सेंटेंस में इसका वाक्य देना है या इसको पूरा करना है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो सम्राट अशोक की राजधानी आप लिखिए, सम्राट अशोक की राजधानी, अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र थी। सीधा सिंपल, सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। सम्राट जो था मगध साम्राज्य का राजा था। इससे पहले बिंबिसार और अजातशत्रु के समय में मगध साम्राज्य का जो राजधानी था वो राजगिर था, यानी कि आज का जो राजगीर है वो था। लेकिन उदयन ने, जब उदयन राजा बना तब उसने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य का राजधानी बनाया। आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक ने उसी पाटलिपुत्र से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे लगभग शासन किया। तो सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थे? तो सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थे। आज कलिंग भारत के किस राज्य में है? तो कहिए कि आज कलिंग भारत के उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। पिछले अभी जो हम 2 क्वेश्चन किए हैं उसमें कलिंग के बारे में बहुत सारी बातें आई हैं, वहां से आपको चीजें कलिंग के बारे में क्लियर होना चाहिए कि कलिंग जो है भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। अशोक के धम्म में निहित अच्छी बातों को लिखें। अब दिक्कत यहाँ पे है कि अशोक के धम्म में बहुत सारी अच्छी बातें लिखी गई हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ एक बात लिखनी है, एक सेंटेंस में आपको बात लिखनी है। तो जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है अशोक की बात है कि अशोक ने कहा, अपने धम्म में कहा कि नहीं अपने धर्म की प्रशंसा करें, नहीं अपने धर्म की प्रशंसा करें और नहीं दूसरे के धर्म की बुराई करें, नहीं दूसरे के धर्म की बुराई करें। और ऐसा करने वाले अपने धर्म को ही नुकसान पहुंचाते हैं। कितना बढ़िया बात बा, बोला है कि ना ही अपने धर्म की प्रशंसा करे और इससे भी कहीं ज्यादा न किसी दूसरे की धर्म की बुराई करे। और जो लोग ऐसा करते हैं वो अपने धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं। सिंपल। अशोक सम्राट द्वारा जितनी भी बातें कही गई हैं उनमें ये बात जो है मेरा सबसे पसंदीदा बात है, अशोक के द्वारा कहा गया। ठीक है, नहीं अपने धर्म की प्रशंसा करें और नहीं दूसरे के धर्म की बुराई करें, और ऐसा करने वाले अपने धर्म का ही नुकसान करते हैं। चलिए, राजस्व संग्रहकर्ता के क्या कार्य थे? तो राजस्व संग्रहकर्ता के सीधा सा कार्य थे कि राजस्व इकट्ठा करना, राजस्व इकट्ठा करना, सीधा सा बात है। राजस्व संग्रहकर्ता यानी कि राजस्व रेवेन्यू ऑफिसर जो था, टैक्स वसूलने वाला, उसका क्या काम था? तो वही राजस्व इकट्ठा करेगा और क्या करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? सबसे पहले तो यह समझना है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है क्या। तो आप नोटों पे या सिक्कों पर एक 4 शेरों वाला एक चित्र देखते होंगे। ये चित्र ही हमारा क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। शेरों का, ये 4 शेरों का जो ये चित्र है, यही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। और ये कहां से लिया गया है? तो ये अशोक स्तंभ से, अशोक स्तंभ। अशोक ने किया क्या ना कि अशोक स्तंभ बनवाता था, ना केवल पत्थरों पर खुदवा कर लिखता था, बल्कि एक पिल्लर बनवाता था और उस पिल्लर के ऊपर, सबसे ऊपर हाथी, शेर, बाघ, घोड़े, इनका चित्र बनवाता था। बैल, सांड, इनका जो है पत्थर को खोद कर उनका चित्र बनवाता था। उसी तरीके का एक स्तंभ है जिसमें अशोक किया क्या है कि उस खंबे के, उस पिल्लर के सबसे ऊपर 4 शेरों को
4 शेरों का चित्र जो बनवाया है पत्थर को खोद कर बनवाया है। चारों शेर जो है एक दूसरे के आगे पीछे हैं। चारों शेर जो है एक दूसरे के, एक ऐसे फिर ऐसे, उनका मुंह जो है, उनका पीठ एक दूसरे की तरफ है, पीठ जो है एक दूसरे की तरफ है और मुंह जो है अपोजिट है। तो 4 शेर जो थे उनके चित्र बनाए गए, वही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। और ये स्तंभ हमको कहाँ से मिलता है? तो ये स्तंभ हमको मिला है सारनाथ से। और सारनाथ कौन सा जगह है? तो सारनाथ वही जगह है जहां महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपने उपदेश दिए थे, सबसे पहले अपने ज्ञान का प्रचार जो है वहीं पे सारनाथ में किया था। इसलिए सारनाथ का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है बौद्ध धर्म के नजदीक। और इसीलिए चूंकि बौद्ध धर्म से संबंधित ही था अशोक, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित था, तो उसने सारनाथ में ही एक अशोक स्तंभ बनवाया और उस अशोक स्तंभ के ऊपर 4 शेरों को चित्र बनवाया। उसी को हमारे क्या कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक स्तंभ से लिया गया है। कौन से अशोक स्तंभ से लिया गया है? तो सारनाथ वाले अशोक स्तंभ से लिया गया है। और भी बहुत सारे अशोक स्तंभ है, लेकिन कहाँ वाले? तो सारनाथ वाले। अब क्वेश्चन नंबर 6, अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा, भाषा प्राकृत था। अगर लिपि बोले तो लिपि जो है ब्रह्मी लिपि में लिखे गए थे, ब्रह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो आज के वीडियो के अंतर्गत इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।